एक शेल है, सब शेल है, और सब शेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। इसको ऐसे समझ लो, शेल एक कॉलोनी का नाम है, जैसे मुरादनगर, मोदी नगर, ये कॉलोनी है, ठीक है। उस कॉलोनी में एक पर्टिकुलर कॉलोनी है, मतलब ये तो एरिया हो गया, इसको एरिया कहते हैं, एरिया, ठीक है। सब शेल हो गए टाइप ऑफ हाउसेस, मतलब आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, उसमें किस टाइप के घर है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, सब शेल। और जो ऑर्बिटल्स हैं वो उन घरों के कमरे हैं। कमरे बोले तो 1 BHK वाले में कितने कमरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक कमरा। 2 BHK वाले में 2 कमरे, राइट। और 3 BHK में कितने कमरे हो जाएंगे हमारे, 3 कमरे हो जाएंगे। क्लियर है, आया ना। तो 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK हेल्प कर रहे हैं हमें ये बताने में कि किसी पर्टिकुलर घर के अंदर कितने कमरे होंगे। और अब एक चीज़ और नोटिस करना, ये एक रूल है केमिस्ट्री के अंदर कि हर कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ठहर सकते हैं। कितने लोग ठहर सकते हैं, 2। तो आप बताओ इस 3 BHK हाउस में कितने लोग ठहर सकते हैं, टोटल कितने लोग ठहरेंगे, 6। 6 कैसे ठहरेंगे, हर कमरे में 2 लोग। ये बात समझ आ रही है, टोटल कितने हो गए, 6 लोग, हाँ या ना। क्लियर है, ये बात भूलना मत। क्या कहा मैंने, क्या क्या कहा पहले, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, शेल, उसके बाद सब शेल, फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। शेल को हम और आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। शेल्स को आप ऐसे समझ लो, हम 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं, n की वैल्यू से हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू से, n की वैल्यू से, ठीक है बेटा। अब ना चैप्टर पूरा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, एसेंस पढ़ने का टाइम है। तो जब मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 लेता हूं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूं, n इज इक्वल्स टू 1 k शेल है, 2 L हो गया, 3 M हो गया, और 4 क्या हो गया, N हो गया, आया ना। 1 2 3 4 के एलिमेंट शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब शेल सबसे बड़ा होता है, इसको जनरली शेल के बारे में जो जानकारी हमें देता है ना, इस क्वांटम नंबर का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। अगर मुझे n पता हो ना बेटा किसी भी पर्टिकुलर आइटम के अंदर, तो मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे पहली चीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन अ शेल, ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन n²। क्या बोला मैंने, क्या फॉर्मूला लगाया, एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन n²। Z यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एक बात ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर को ना जब हम बताते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ा है ना। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब एटॉमिक नंबर चल गया पता हमें, जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला पार्टिकल है वो प्रोटॉन नहीं होता, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर तो एक फिक्स क्वांटिटी है, तो आप मुझे बताओ एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे करता है मेजरली, प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन तो चेंज, प्रोटॉन पे चेंज होता है ना, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर सकता, ये डिपेंड किस पे करेगा, प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे करता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह दिया लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन्स हैं, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है, क्योंकि इसने कोई चार्ज तो आया नहीं अभी इसके ऊपर, क्यों बेटा, आया ना। अब मैंने इसी Li में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Li प्लस कर दिया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन,
2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका Z कितना है? Z मतलब एटॉमिक नंबर, क्या लिख कर आओगे? 5। ए, सही है। 3 ऐड थोड़ी कर सकते हैं। ऐड नहीं एटॉमिक करते क्या? एटॉमिक अच्छा नंबर अच्छा क्या अच्छा। था? हाँ हाँ ठीक है सॉरी सर हाँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो Z नंबर ऑफ कितना हो प्रोटॉन। गया? 3 हो गया। आया ना? जी सर जी। चलो अब बताओ, अगर मैंने कह दिया आपके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, ठीक है, मैंने कह दिया आपके पास है He2+, बताओ इसका Z कितना है? 2। वेरी गुड, Z2 है। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर है ना ये कंसेप्ट? ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्लस करता हूँ। यहाँ पे ना ये जो जितना भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया एनर्जी का, ये इस्तेमाल होता है फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है ये? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। स्पीशीज। क्लियर? आप मुझे बताओ, क्या Li2+ अगर मैं लिखता हूँ Li2+ या He+, क्या ये हाइड्रोजन के अलाइक है? नहीं है? कैसे मतलब अच्छा। बताओ हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते ये हैं? मैम हाइड्रोजन पे एक। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। अब बताओ Li2+ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1। 1। He+ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अच्छी पे 1 हो गए दोनों हैं। है ना? तो क्या इन तीनों के अब आपस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हुए? हाँ जी। तो ये कैसे बिहेव करेंगे? हाइड्रोजन लाइक। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? सिमिलर। सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस भी स्पीशी में मौजूद हो। मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है ये। सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पीशी, उस स्पीशी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। क्या बोलते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले। ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ Na+ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो पहली चीज तो हमें ये लर्न करनी है कि हमें एटॉमिक नंबर कम से कम 1 से लेकर 30 तक टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। अब मैंने कहा Na+, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब ये Na+ बन चुका है, यानी कितना रह गया? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 रह गए। 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और मैंने दिया ऑप्शन आप लोगों को O2-, B Mg+, C N2-, D Ne। इसमें मल्टीपल आंसर्स हैं, बताओ कौन कौन सा आंसर करेक्ट है? सर O2-। बहुत बढ़िया। O का 8 होता है एटॉमिक नंबर, है ना? अच्छा तो 8 में 2 जुड़ गए, 10 10 आ गए। Mg का 12 होता है एटॉमिक नंबर, N का 7 होता है, 11 आ गए। 10 होता है। अब बताओ 7 7 और 2 9। मोक क्या आंसर आएगा? सर एक तो ये आ गया ऑक्सीजन। और दूसरा? सर एक DNE आ गया। वेरी गुड। समझ आ गया सभी को? इन दोनों के पास ही 8+2 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो Na+ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों स्पीशीज है। मेरी बात समझ आ रही है? अब मान लो उसने ये कह दिया आपको Na+ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कोई आपसे पूछ लिया N2+, इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना है आपको। क्या निकालना है इसके? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये मॉलिक्यूल दे दिया आपको, ओके। और मैंने आपसे कहा इसकी ऑप्शन दे दी, ए CO, B CO+, C C2H2, D C2H6। कौन सा मॉलिक्यूल, इसमें कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं N2+ के? N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 लिखा। N का 7 होता है। पहले अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे होनी चाहिए, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स की, उनके वैलेंस शेल, उनकी वैलेंसी, कौन से सब शेल में, कौन से शेल में, टिप्स पे होना चाहिए। आज यही काम करोगे पहले आप लोग। तो N2+ की बात कर रहा हूँ। N पे कितने मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स?
n पे 7 है तो 7। n2 मतलब कितना हो 13 गया 14। n2 पे 14 हो गए तो और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 13 हो गए 13 हो गए। तो n2 प्लस यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है ये 13 इलेक्ट्रॉन। बताओ किस पे 13 है इन सब में। 13 फिर तो फिर पता होना चाहिए ना इसका। डी डी एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8। अब ये याद कर छोड़ो इनको, कितने हो गए। 14 हो गए ये वाला कितना हो गया। कार्बन 6 ऑक्सीजन 8 7 13 हो गया। यस, ये 13 हो गया, आया ना। हाँ ये गिनो। 12 2 14 हो गए। अगला बोलो। ये 6 12 और 6 12 6 18। आंसर बोलो। तो सर उसमें मतलब 13 जब इलेक्ट्रॉन थे तो कैसे, तो 13 तो ये बी आ गया ना आंसर तो। करेक्ट। कहानी समझ आ गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली। कर लो, हाँ सर। क्वेश्चन आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आपके एग्जाम में। हम्म, ठीक है, अब आगे समझो, वापस आ जाते हैं। यहाँ मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों समझाया, क्योंकि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें क्या पता होना जरूरी है, एन पता होना जरूरी है। और एन क्या होता है, शेल होता है। अगर शेल पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। square। इसमें याद रखिएगा कि जो जेड है तो आप निकाल लोगे। एन क्या होता है, मान लो मैंने कहा कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लाइमन सीरीज। एक्चुअली ना ये सीरीज ही पढ़नी ज़रूरी है हमें, हम इसको लेके चलेंगे तो सीरीज पढ़नी पड़ेगी हमें। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लाइमन सीरीज में मुझे अगर एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो कैसे निकालूंगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी एनर्जी निकालने के लिए मैं आपको पहले स्पेक्ट्रम सिखा देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये 5 स्पेक्ट्रम में डिवाइडेड है, ये याद कर लेना। एक है लाइमन, एक है बामर, एक है पाशन, एक है ब्रैकेट और एक है पीफर। एक और भी होती है हम्फ्री सीरीज, वो नीचे आती है। ठीक है, ये सारी सीरीज ना जितनी हम बना रहे हैं, ये सारी सीरीज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के स्पेक्ट्रम को डिफाइन करती है। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम। स्पीशीज के स्पेक्ट्रम को ये डिफाइन करती है। तो अगर मैं एन की बात करूं, इसमें दो होती है बेटा स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। हर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहाँ से ट्रैवल करता है, याद रखिएगा, वो ग्राउंड स्टेट से ट्रैवल करता है। और कहाँ की तरफ ट्रैवल करता है, एक्साइटेड स्टेट की तरफ ट्रैवल करता है। वहां पर वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर वो रुक नहीं सकता, तो इसीलिए वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आता। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो। इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्राउंड स्टेट से कहाँ की ग्राउंड तरफ जा स्टेट। रहा है, एक्साइटेड स्टेट तरफ जा रहा है। वहां पे ज़्यादा देर रुकता नहीं है। और आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुक सकता है खाली। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। ग्राउंड पे आएगा। आप खुद बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचा कैसे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, हाँ या ना। एनर्जी क्या करी इसने, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर की। और यहाँ से रिलीज यहाँ कर दी। वापस, बहुत बढ़िया, यहाँ रिलीज। से यहाँ आया है वो एनर्जी को रिलीज करके। और जो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, ये याद कर लेना, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। एच की फिक्स वैल्यू है। देखो मैं आपको ना कंपटीशन क्लास में थ्योरी पे फोकस कम इसलिए करूंगा क्योंकि उसकी एक वीडियो लेक्चर पूरा शेयर कर दूंगा, वो जरूर देखते रहना साथ साथ इसको। एच यहाँ पे क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34। न्यू क्या है आपकी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। ओके। ठीक है सर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, वो क्या कर रहा है, अपने में से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और वही एनर्जी
जो होती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है बेटा, ध्यान रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू। और ना एक बात और, एक रिलेशनशिप और है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल्स टू इक्वल टू न्यू लैम्डा न्यू लैम्डा, जहाँ पे C क्या होती है? स्पीड स्पीड ऑफ ऑफ लाइट लाइट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू टेन 8 पावर 8। वेट तो क्या होती है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होती वेवलेंथ। है? ठीक है, तो क्या मैं न्यू को लिख सकता हूँ न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा? आया ना? जी सर। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पुट कर दूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है? लैम्डा। लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सर इसीलिए। ये, हाँ जी सर, ये आपने सर एक वो भी बनवाई थी ना कि फ्रीक्वेंसी लैम्डा की बढ़ती है तो हाँ वेवलेंथ घटती हाँ है। हाँ हाँ, कॉस्मिक गामा एक्सुल वीन है, हाँ हाँ वही नहीं बताऊंगा वो मैं। अभी के लिए E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा समझ आ गया? यानी एनर्जी को हम स्टडी किस फॉर्म में करेंगे? लैम्डा की फॉर्म में। ठीक है बेटे, तो ये जो जितने भी सीरीज है ना, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज, ये सारे के सारे किसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं? लैम्डा की बात करेगा ये, है ना? और लैम्डा कब कब कैलकुलेट करेंगे? जब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ निकल रहा है, N1 से N2 की तरफ निकल रहा है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन में कितना वेरिएशन आ रहा है, उस एनर्जी को हम स्टडी करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो उसकी आगे की बात सुनो। लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी है? 1। एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, बामर में क्या हो गया? 2, क्या बना? 3 4 5 6 7 सो ऑन। पाशन में कितना बना? 3, क्या बन रहा है आगे? 4 5 6 7 सो ऑन। ब्रैकेट में क्या बन रहा है? 4 5 6 7 सो ऑन। पी फंड में कितना बन रहा है? 5 6 7 सो ऑन। हम्फ्री में 6 7 8 सो ऑन। इसका मतलब अगर मैं लाइमन सीरीज बोल रहा हूँ तो मुझे ग्राउंड स्टेट बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसका ग्राउंड स्टेट कितना है? 1 है, लेकिन उस 1 से वो कहीं भी जा सकता है। उस 1 से एक्साइट होके वो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। वो 1 से एक्साइट होके, ऐसे एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वो अपनी छत पे खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है पतंग के उड़ने की शुरुआत तो छत से ही हुई ना। जी सर। लेकिन वो पतंग जो है वो चाहे तो खाली टावर की हाइट तक उड़ा सकता है, वो चाहे तो थोड़ा और ऊपर उड़ा सकता है, वो चाहे तो बिल्कुल आसमान की हाइट तक ले जा सकता है उस पतंग को, है ना? जी सर। लेकिन वो पतंग उड़ा कहाँ से रहा है? वो छत से मतलब उड़ा रहा है। अच्छा अच्छे उड़ा रहा है अपने ठीक है, ग्राउंड मान लेवल लो पे। ये एक बच्चे की छत है जो लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। जो बामर सीरीज है, इसका इसका घर 2 मंजिला घर है इसका। ठीक है, तो इसकी छत ये हो गई, ये यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, और ये पतंग कहीं भी उड़ा सकता है फाइनली, हाँ है ना? लेकिन ये पतंग नीचे नहीं उड़ा सकता, मतलब नीचे की तरफ नहीं उड़ेगी ना पतंग। पतंग कहाँ उड़ेगी हमेशा? मतलब ऊपर की तरफ एक्साइटेड स्टेट में। ऊपर उड़ेगी। यानी कि आप जब बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज की, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गई? लाइमन 1 हो गई ग्राउंड। 1 हो गई, और एक्साइटेड क्या हो गया? 2 3 4 एक्साइटेड 5 2 6। 3 4। ठीक है, बामर सीरीज की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में क्या है इसकी वैल्यू? 2 हो गई। 2। एक्साइटेड में क्या हो गई? 3 4 5 6। मेरी बात समझ आ गई? तो जी सर। अब ना इसमें एक चीज समझनी है आपको, इसमें ये बिट सैट और इसमें जेई मेन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सी रेडिएशन किस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को जन्म देती है? क्या बोला मैंने? कौन सी कौन सी रेडिएशन रेडिएशन कौन किस से स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को को जन्म देती है? इसके जन्म लिए देती एक एक याद कर लो, एक हिंदी की कहावत, लव बीवी, बीवी को लव करो। इसका मतलब क्या है लव बीवी में? एल स्टैंड्स फॉर लाइमन। ठीक है, और लव बोला ना, लव, लव में इंग्लिश में क्या आता है? यूवी, है? LUV, है ना? LOV वाला स्पेलिंग नहीं बोल रहा मैं, LUV कह रहा हूँ, अच्छा। ठीक है ना? तो लव में L स्टैंड्स फॉर लाइमन, UV मतलब अल्ट्रा वायलेट। यानी कि लाइमन सीरीज में जितना भी आपका एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन किस स्टेट से किसी भी स्टेट में जाएगा वापस आएगा, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी
उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो किससे मैच कर रही होगी? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। याद रहेगा। दूसरी कौन है? जी। बीवी। बीवी में बी स्टैंड्स फॉर बामर। बाबर। बामर सीरीज में बीवी मतलब बामर। हम्म, ठीक है। और वी मतलब क्या हो गया? विजिबल रीजन। मेरी बात समझ आ गई? वी क्या है? विजिबल रीजन। visible भी। ओके। इसका मतलब जो हम कलर दिखाई देते हैं हमें कलर्स, वो खाली इसी स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे, बाकी किसी स्पेक्ट्रम में हमें कलर दिखाई नहीं देंगे। विबग्योर याद है ना? विबग्योर, हाँ सर। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विबग्योर अगर पता है तो विबग्योर खाली कहाँ बनता है? बामर सीरीज से बनता है। इसके बाद जितनी भी हैं ये सारी की सारी इंफ्रारेड है। याद हो गया? इंफ्रारेड क्या है सर? रेडिएशंस है। जैसे माइक्रोवेव में होती हैं आपके, सन में से जो हीट निकल रही है, अल्ट्रावायलेट भी है, जो गर्मी पैदा कर रही है वो इंफ्रारेड है। अच्छा ठीक याद है। रहेगा। तो स्पेक्ट्रम पहचान लिया पहले आपने। लाइमन सीरीज शुरू कहाँ से हो रही है? 1 से खत्म जाती कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। बामर 2 से इन्फिनिटी तक। ऐसे ही आपके रिमेनिंग सीरीज है। अच्छा तो अब मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन पूछ रहा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कि थर्ड थर्ड पर्टिकुलर शेल में आपको एनर्जी निकालनी है। कहाँ गया? हाँ ये रहा। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लाइमन सीरीज, है ना? लाइमन सीरीज में बात करें तो लाइमन कहाँ गया हमारा? ये रहा लाइमन। लाइमन सीरीज की ग्राउंड स्टेट क्या है? 1 है। और थर्ड सीरीज यानी कि 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। पहली सीरीज कहाँ से कहाँ बनी होगी? समझ रहे हो आप लोग? पहली सीरीज कहाँ से कहाँ बनी होगी? शायद शायद कैसे मतलब? पहला एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ हुआ होगा? ये बताओ। 1 से 2 में वो होगा ना 1 सर? से 2, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन। हम्म, दूसरा कहाँ से कहाँ हुआ? फिर 2 से, अच्छा 1 से ही जाएगी। जाएगी तो 1 से ही ना। 1 to 3, 1 to 4। 1 2 3 1 2 4। शायद बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फॉर्मूले के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यही फॉर्मूला था मोक। जी सर। इसमें ये कांस्टेंट है, जी सर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट नंबर ऑफ शेल। में रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है। तो मेरे थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो एन की वैल्यू क्या ले लो? डायरेक्टली 3, है ना? और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। लाइम सीरीज। मैं एच की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट एच एनर्जी की ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो बताओ एच की वैल्यू कितनी हो गई? और एच का जेड कितना हो गया? एच का 1 हो गया। 1 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी ये हो सर। गया E इज इक्वल्स टू -2.18 10⁻⁻18 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो गया? 3 स्क्वायर। कहानी क्लियर हो गई? जी सर। एनर्जी निकालना सीख गए ऑर्बिट के अंदर, हाँ या ना? तो अगर मुझे एन पता हो यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाँ या ना? जी सर। अगर एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसके साथ साथ एक फॉर्मूला और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या बोला मैंने? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसका फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। समझ आ गई बात? क्या बोला फॉर्मूला मैंने? सॉरी, एन स्क्वायर 2.9। इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है। कहानी समझ आ रही है? यहाँ पे एन क्या है? पर्टिकुलर। एन। एन तो सर नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया। कौन सा ऑर्बिट में है ना? और जेड क्या हो गया हमारा उसमें? जेड एटॉम, हमारा एटॉमिक नंबर। है ना? इसकी वैल्यू किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में या फिर पिकोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितनी वैल्यू होती है? -6 है। 10⁻−10। -10। और एक पिकोमीटर में कितनी वैल्यू होती है? 10⁻−12। हाँ। याद रहेगा, हाँ या ना? जी सर। ओके। अब एक क्वेश्चन आपका जो जेई में आया हुआ है, पूछ रहा हूँ आपसे, बताइएगा मुझे। कह रहा है इसमें आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पहचाननी है।
4 आपको ऑप्शन दी हुई है, आपको पहचानने कौन सी स्पीशी कलेक्शन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। के का एटॉमिक नंबर 19, सी ए का 20 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। जल्दी बताइए आंसर। तो क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन 17। और सोडियम का सर? सोडियम का 11। 11। सर ए पार्ट। आपका ए आया, आपका कितना आया मैं, वो कितना आंसर आ रहा है। सर इसमें निकालने कहते हैं, ये अलग अलग निकालने के सबके। चेक करो के का कितना हो गया, यहाँ पे के प्लस कितना शो कर रहा है, कितने के इलेक्ट्रॉन। प्लस का 18 आ रहा है सर। ये 2 प्लस कितना हो गया, क्या सर? क्या ए टू प्लस। फिर सर सर फर्स्ट वाले ऑप्शन में सबके 18 है। 18 हो गए, फर्स्ट वाला 18 है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना ये सारे के सारे। हाँ मतलब सबके सेम आ गए ना। चेक करो अगले वाले में कितना कितना आ रहा है, अगले वाले में सर 10 18 18 10 अलग हो गए ना। अलग हो अलग क्या सारे सबके सेम है, नहीं गए। नहीं। सबके सेम नहीं है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बात समझ आ रही है, हम्म, कहानी समझ आ गई कैसे निकालते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जी ठीक है, आगे समझिए फिर। तो हम दो चीज निकालना सीख गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर हुआ पूरी कहानी। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो आता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और सेकेंडरी, ये नाम है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एल से। किससे करते हैं डिनोट इसको? एल से। एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल सब शेल को। क्या कॉलोनी बड़ी होती है या घर बड़ा होता है? हाँ, कॉलोनी। कॉलोनी। तो एन क्या है? कॉलोनी। और एल क्या है? घर। तो ऑब्वियस सी बात है एन का साइज हमेशा एल से बड़ा ही होगा।
ये हो सकता है कि किसी किसी कॉलोनी में अभी एक ही घर बना है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि इस पूरी कॉलोनी में अकेला घर वही है। मतलब ये नहीं कहते ना कि बस इस कॉलोनी में एक घर है, और घर नहीं बने हैं। कॉलोनी के रेस्पेक्ट में उस घर का साइज हमेशा छोटा होगा। या कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, तो याद रखना एल की मैक्सिमम वैल्यू कम से कम एन से एक कम होती ही होती, कुछ भी कंडीशन कर लो। एल और एन बराबर नहीं हो सकते कभी भी। एल कैन नेवर बी इक्वल टू एन, और ये बात याद रखना, क्वेश्चन में काम आएगा ये। एल कैन नेवर बी इक्वल टू एन, याद रहेगा। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, वेयर एल कैन नेवर बी इक्वल टू एन हो जाता है। अब इसमें आगे देखिएगा, कुछ वैल्यू आपको याद करनी है हाथों हाथ। एल की 4 वैल्यू है, इससे और भी होती हैं, पर आप 4 याद कर लेना। जब भी आपको L इक्वल टू 0 दिखाई दे, समझ जाना S सब शेल है, या S सब शेल दिखाई दे तो समझ जाना L इक्वल टू 0 है। ओके, जब L इज इक्वल टू 1 दिखाई दे तो समझ जाना P सब शेल है, या जब P सब शेल दिखाई दे समझ जाना N इज इक्वल्स टू 1 है। जब L इज इक्वल्स टू 2 है डी समझ जाना D सब शेल है, और जस्ट ऑपोजिट फिर एफ आता है, फिर जी। G आता है, ये याद रहेगा। जी सर। अब ये जो S P D F G है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे सब शेल्स को। ओके, क्या ये सब शेल। सब शेल, और ये सब शेल किस पर डिपेंड करते हैं? n पर। मान लो अगर मेरे n की वैल्यू 2 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 0 1 क्या पॉसिबल नहीं है? 2 पॉसिबल नहीं है 2 कभी। 3 4 ठीक है, 2 तो इसका मतलब 2 के साथ क्या क्या जुड़ सकता है? 2s, और 2 के साथ क्या जुड़ सकता है? एस और पी। मेरी बात समझ आ रही है? 2 हाँ 2 टू पी। एक बात याद रखना, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 10 बी में 10, एफ 14 में 14, और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कितने इलेक्ट्रॉन है। जी, बात समझ आ रही है? जी सर। तो जी का डिसाइड ही नहीं हुआ कितने आते हैं अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ी उसकी ना, इसीलिए। उसमें। n इक्वल टू 3 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 7 0 1 2 बहुत बढ़िया, डी यानी कि s p और d, यानी क्या क्या बनेगा? 3। 3s 3p और 3d। एम आई क्लियर? सर ये 3s जो 3 मतलब वो आ रहा है, इसमें कांस्टेंट जो आ रहा है हाँ, वो वैसे वाला है जो हम ग्राफ ग्राफ कह रहा हूँ, वो फ्लो चार्ट सा बनाते थे। कौन सा फ्लो चार्ट? हाँ हाँ हाँ, वही वही जो हाँ क्रॉस वाला बनता था हमारा। हाँ क्रॉस वाला। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज हमें और समझनी है यहाँ पे, इनकी शेप्स। एस की जो शेप होती है ना, दैट इज स्फेरिकल, पता है ना? एस की शेप कैसी है? स्फेरिकल। और पी की शेप कैसी है? डंबल। डी की डबल डबल आ जाती है। बहुत बढ़िया। और डी की डबल डंबल। इसका नाम है dx2y2। ठीक, इसका नाम क्या है? dz2। इसका नाम क्या है? dxz। इसका नाम dxy। इसका नाम dyz, और इसका नाम dxz। ठीक है, ये जो डायग्राम ड्रॉ किए ना हमने, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स के डायग्राम है। और हमने चेक किया अभी थोड़ी देर पहले कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ पे कि 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स?
पांच और 5, 1 2 3 4 और 5, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दो 2 2 2 2, हाफ हाफ। याद रहेगा? जी सर। क्लियर है? आया ना? जी सर। और पी वाले में कितने होंगे? पी के कितने बनाए हमने ऑर्बिटल्स? 3 बनाए, पी के 3 सर। 3 कमरे बनेंगे, और तीनों कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? दो दो 2 2 2, यानी कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। छः। कहानी क्लियर है? और एस में सिर्फ एक ही डायग्राम बना, यानी कि एक ही ऑर्बिटल, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है स्टोरी पूरी? जी सर। ओके, ये था आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है? इसके बाद जो थर्ड बात है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सब सर पढ़े थे हमने। पढ़े हुए याद है? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत याद है सर। है ना? इनकी प्रॉपर्टीज भी होती थी कुछ। यस यस यस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, इसकी वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक। क्या कहा मैंने? -L से +L तक। -L से लेके +L तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मेरे को कह दिया गया n इज इक्वल्स टू 1, तो L की वैल्यू क्या आई भाई? 0 आ गई। और L की वैल्यू अगर 0 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? -0 से +0 यानी कि 0। जीरो। और ना बच्चों ध्यान रखना, जो ये m की वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कितने कमरे हैं। जैसे m इक्वल टू 0 एक नंबर है ना, यानी कि एक कमरे की बात हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इस कमरे का नंबर कितना है? 0 नंबर कमरा है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, ठीक है? अब मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि n इज इक्वल्स टू 2 है, क्या है? n इज इक्वल्स टू 2, तो l की क्या वैल्यू आएगी? 0 1। 0 1। अब पहले चेक करेंगे L मतलब दो इक्वल टू, कमरे हैं। हाँ L इक्वल टू 2 कमरे नहीं, L इक्वल टू 0 के लिए कमरे निकालो, तो m कितने कमरे आएंगे? -0 से +0। अरे तो एक 0 था ना, तो माइनस जीरो, 0 मतलब एक 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 कमरा कमरा था। है। और जब L इज इक्वल टू 1 था, तो बताओ m के कितने कमरे हो गए? -1 0 1 3। वेरी गुड, 3 कमरे। तो एक बात तो आइडिया मिली गया हमें कि जो L इक्वल टू 1 है, वैसे भी क्या होता है आपको बताया था मैंने, P होता है। और L इक्वल टू 0 क्या होता है? S होता है। S में तो वैसे भी एक कमरा बनता है, यहाँ भी एक कमरा बन रहा है। और L इक्वल टू 1 P में कितने कमरे? 3 कमरे, यहाँ भी 3 कमरे बन रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हर एक में 2 2 आ 6। गए, यानी कितने हाँ हो भी गए? 2 2 आ गए। और इसमें कितने आ गए? इसमें 2 आ गए। ये बात समझ आ रही है? जी सर। कहानी क्लियर हो गई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प करता है बताने में क्या? ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? जी डायरेक्शन। सर कितने? डायरेक्शन कि कौन कहाँ घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, कि कहाँ कहाँ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर। ये कौन बता रहा, हेल्प कर रहा है बताने में हमें? मैग्नेटिक क्वांटम। तो डिपेंड किस पे, तो क्या फॉर्मूला होता है? ml, जिसका फॉर्मूला होता है -L से लेकर +L। एम आई क्लियर? जी सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांटम नंबर्स में वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से। ms भी कह देते हैं कई जगह, इसको खाली s भी कह देते हैं स्पिन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की 2 ही स्पिन पॉसिबल है बेटा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला मैंने? कौन कौन सी स्पिन पॉसिबल है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर ये वही है कि सर हाफ माइनस प्लस हाफ हाफ और होता है माइनस सर। हाफ, यस, प्लस हाफ हाँ, और माइनस हाफ, माइनस हाफ। ये दो इसकी क्या निकल के आ गई? स्पिन निकल के आ गई। एम आई क्लियर? जी सर। है ना? तो इसका मतलब एक चीज और है कि किसी भी ऑर्बिटल में, यानी कमरे के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनकी स्पिन एक दूसरे के क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अगर वो एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। या एंटी पहला क्लॉक। अगर एंटी क्लॉकवाइज गया, तो दूसरा कैसा जाएगा? दूसरा क्लॉकवाइज जाएगा। याद रहेगा? आया ना? जी सर। इसमें एक फॉर्मूला आता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला।
एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन अपॉन इंटू में एच अपॉन टू। मेरी बात समझ आ गई? फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ऊपर व्हाट इज एल? बताया था हम लोगों ने, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, एजीमुथल, हाँ एजीमुथल। जो कि रिप्रेजेंट कर रहा सब शेल को। तो अंडर रूट एल एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई हमारा क्या हेल्प करता है निकालने में? स्पिन क्वांटम। एम आई क्लियर? ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए उसने कहा इनमें से विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज राइट फॉर 4f। हमें 4f की जानकारी देनी है, 4f के बारे में। तो उसने दिया पहला ऑप्शन n की वैल्यू 4, दूसरा n की वैल्यू 4, तीसरा n की वैल्यू 3, चौथा n की वैल्यू 3। तो पहले तो आपको समझ आ गया कि कौन से दो ऑप्शन गलत आंसर है। 0.2 जल्दी बोलो। गलत सर, n इक्वल टू 3 वाला है ना। बिल्कुल सही, ये दोनों गलत है। तो इनको देखना ही नहीं हमने, इनको तो हम नजर ही नहीं मारेंगे। अब n इक्वल टू 4 दो आ गई ऑप्शन। अब इसमें चेक कीजिएगा, पहले है l इक्वल टू 3, इसमें है l इक्वल टू 4। बताओ जरा क्या चीज चेक करोगे, कौन सी सही है कौन सी गलत है? सर गलत सेकंड वाला है सर, l क्यों? इक्वल टू 4। बहुत क्योंकि बढ़िया, सर l, हाँ, कम होता है ना सर। क्योंकि n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता। नहीं तो होगा। मैंने खाली अभी ऑप्शन लिखी भी नहीं थी और आप आंसर समझ गए। मेरी बात समझ आ गई? ऐसे आप क्वेश्चंस करते हैं जब आप कंसेप्ट को समझ पा रहे होते हैं। एम आई क्लियर? और कंपटीशन में यही चीज़ चेक करनी होती है। चार ऑप्शन देखने से पहले आप हमेशा गलत ऑप्शन को हटाओ, और फिर जो दो ऑप्शन सिमिलर भी लग रही हैं उसमें देखो मोर प्रोबेबल ऑप्शन इसमें से कौन सी है। एम आई क्लियर टू ऑल? जी सर। चलो, अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को प्रॉपरली। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, ये आप कर लीजिएगा। बोर्ड मतलब कंपटीशन की बात हो रही है। कह रहा है कैलकुलेट दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन। एस का कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। फॉर्मूला पता है ना, अभी सिखाया था मैंने। वो l इंटू एल प्लस वन, यस यस, और क्या था, h बाय 2 पाई। बिल्कुल सही। अब बताओ, उसने ये ऑप्शन दिया है प्लस हाफ एच अपॉन टू पाई, दूसरा उसने ऑप्शन दिया 0, तीसरा उसने ऑप्शन दिया एच अपॉन टू पाई, और चौथा उसने ऑप्शन दिया अंडर रूट 2 एच अपॉन टू पाई। आंसर बोलो। 0। वेरी गुड, स्टोरी समझ आ गई? जी सर। शायद समझ आ गया। सर ऐसे में और वाइटल है। इसने पूछा कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन। अब एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। अगर एल 0 है तो फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई 0 इंटू समथिंग। क्या आंसर आने वाला है? 0। बात समझ आ गई? यस। अब एक क्वेश्चन और है जो स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है। उसने कहा एक बोर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपको, बोर सीरीज, लाइमन, बामर, पाशन, पीफन, ब्रैकेट, ये सारी बोर सीरीज होती है हमारी। ठीक है, बोर सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, फ्रॉम रेड एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू। कह रहा है रेड कलर के स्पेक्ट्रम में जो थर्ड लाइन स्पेक्ट्रम की आ रही है, स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, तो कहाँ से कहाँ आने पर हो रही है। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन 3 से 2, दूसरा ऑप्शन 5 से 2, तीसरा ऑप्शन 4 to 1 और चौथा ऑप्शन 2 to 5। 4 to 1। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। दिमाग लगाओ, पहले तो चेक करो कि कौन से स्पेक्ट्रम में जाने पे आपका जो कलर होता है वो दिखाई देना बंद कर देता है या दिखाई देता है। कौन से पे कलर विजिबल है? विजिबल सर सेकंड पे रहता है ना? सेकंड पे विजिबल रहता है। हाँ। विजिबल के लिए, अगर सेकंड पे विजिबल है तो आप मुझे बताओ ग्राउंड स्टेट क्या हो गई ऑटोमेटिकली? ग्राउंड से 2 होती है। 2 हो गई। 2। अगर ग्राउंड स्टेट 2 हो गई तो कौन कौन सा ऑप्शन अपने आप ही हट गया? 3 4 5। हम्म, मतलब नहीं नहीं, वन हट गया ना? 1 वाला हट गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन नहीं है वन आंसर। हट गया। आप थर्ड बोल रहे थे अभी जी थोड़ी सर। देर पहले, यानी थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, 2 से 2 पे शुरू हो रहा है हमारा, 2 पे आया ना, ठीक है। 2 से शुरू हो रहा है ना, हाँ हाँ। तो 2 से 3, 2 से 4 और 2 से 5 होता। जी ये सर। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और ये क्या हो गई? थर्ड। थर्ड लाइन, हाँ है ना। लेकिन हाँ। अभी कह रहा है थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, यानी उल्टा आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। क्या आ रहे हैं? उल्टा आ रहे हैं। विप ग्योर याद है ना, विप ग्योर। विबग्योर, हाँ जी। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है। मैक्सिमम। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? उल्टा लेके चलना पड़ेगा हमें। बताओ आंसर क्या होगा? सर उल्टा लेके आ रहे हैं मतलब आप कह रहे हो एक्साइटेड से उसमें आ आप रहे हैं? एक्साइटेड से ग्राउंड पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आंसर एक्साइटेड आंसर से आ रहे हैं तो 5 से 2 में आएंगे ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। दिस इज द आंसर। शायद समझ आ गई बात। यस सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने बारीकी से समझनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड ना एक एक थ्योरी क्लास देने से पहले, अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करना, शाहिद और आप मोहक, मैं ना आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर की ना वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ। पूरी वीडियो लाइब्रेरी है वो, आप लोग पढ़ना शुरू करना फ्रॉम द बैक, उल्टा पढ़ना शुरू करना है इसको। ठीक है सर। ठीक है, तो थ्योरी में टाइम वेस्ट कम से कम करना पड़ेगा और प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम इस्तेमाल होगा। जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ना, वो मैंने वहाँ पे एग्जैक्टली समझाया हुआ है, तो आप उसको एक बार रीड कर लोगे अच्छे से तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। शायद क्लियर है बेटे? यस सर। हाँ, ये